सुन पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 36, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग हो, रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग ना हो, अधिपत्य और अभिकर्ता को सूचना। गुड इवनिंग स्वाति, ओके नमस्ते आरती, और गुड इवनिंग पूजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 जो कल हो गया था, इसका आंसर फास्ट दे दीजिए। सेक्शन 3 में परिभाषित सूचना के स्पष्टीकरण 1 के उपबंधों के आधार पर विकल्प बी सूचना अपन ने कल देखी थी, कोटि में नहीं आता है। धारा 3 के अनुसार किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि ऐसी जांच तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवृत्त ना रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। ठीक है ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 36 का है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। तो आपने दिया था आंसर 36 का भी बिल्कुल सही है। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक लिखित के वैध अनुप्रमाणन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो, निष्पादक ने अनुप्रमाणक साक्षी को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा हो, और प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हों। तो द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 37 का आंसर दीजिए फास्ट। ये आपका आया बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में आया था। ओके, गुड इवनिंग भरत, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका संघर्ष सफल हो, आप अच्छा कर पाए अपने जीवन में, ना। ये क्या हो रहा है भाई, डिस्टर्बेंस हो रहा है हैवी से। ओके, 37 का डी आंसर दिया है पूजा ने, और विज्ञान ने भी डी दिया है, भूमिका ने भी डी दिया है, भरत ने भी और आरती ने। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली उपरयुक्त सभी, ऑल दिस सब सही हैं। धारा 3 में दी गई अनुप्रमाणन की परिभाषा के से स्पष्ट है कि वैध अनुप्रमाणन हेतु उपरयुक्त तो सभी विकल्प आवश्यक हैं। प्रत्येक साक्षी द्वारा लिखित या दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे साक्षियों में से एक या अधिक एक ही समय पर उपस्थित रहे हों। अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप होना भी आवश्यक नहीं है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अनुप्रमाणित शब्दावली से विपरीत है। केवल एक साक्षी के द्वारा अनुप्रमाणित, केवल दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित, के दो या दो अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित या कोई ऐसी शर्त आरोपित नहीं की गई है। बताइए जल्दी से। 38, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2016 और मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेलकम भूमिका। 38, विधिक ज्ञान ने कहा डी। विधिक ज्ञान बेटा डी आपने आंसर दिया है, तो क्वेश्चन में इंडिकेट करो, है ना। और दूसरा डी आंसर इसका नहीं है। केवल दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित हो यह आवश्यक है। संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा है, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई गई है। 38 का बी सी आंसर एकदम सही है। दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, सी इज करेक्ट आंसर। दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। ठीक है, अब तो आ रही है आवाज। आवाज को क्या हुआ था, आवाज आ रही है कि नहीं, जल्दी बताओ कोई भी एक। यस सर, नाउ। ओके ओके ओके, दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, क्योंकि सेक्शन 30 जो कह रहा है 3 वो कहता है दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। ठीक है, ओके। नाउ सी आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? राहिल खान कह रहे हैं हाँ सर। निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? बताइए जल्दी से। सेक्शन 2, 3, 5 और धारा 3 का स्पष्टीकरण दो। गुड इवनिंग राहिल। चलो,
डी कहा है। धारा 3 का स्पष्टीकरण दो। कौन सी धारा सूचना को प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन आया था। कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? सूचना की परिभाषा को दिया गया है निर्वचन खंड के सेक्शन नंबर 3 के किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है तब कहा जाता है। तो बेटा इसमें ये स्पष्टीकरण में नहीं है, सेक्शन बी में ही है ना। सॉरी सर, डी आरती ने कहा 39 का बी इज करेक्ट आंसर। रोमिका ने भी कहा 39 का बी सेक्शन 3 है ना, डी नहीं है। धारा 3 का स्पष्टीकरण 2 नहीं है, ये सेक्शन 3 में ही है। स्पष्टीकरण 2 में तो कुछ और है। स्पष्टीकरण 2 में लिखा है जो व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को या किसी ऐसी संपत्ति में के किसी अंश या हित को अर्जित करता है, यह समझा जाएगा कि उसे उस संपत्ति में, है ना। तो ये स्पष्टीकरण 2 में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है सूचना की वो सेक्शन 3 में ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है। उस दस्तावेज का एक पक्षकार, उसका लेखक, ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो किंतु जो उसके दस्तखत जानता है। बताइए कौन सा आंसर सही है? 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देना है आपको। मध्यप्रदेश विभाजन 1983 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है, कौन हो सकता है? ओके, आंसर नहीं आया अभी तक। फर्स्ट आंसर दो बेटा। भरत कह रहे हैं 40 का डी, और रोमिका ने कहा 40 का सी। सी इज करेक्ट आंसर। स्वाति इज करेक्ट, आरती करेक्ट। ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो किंतु जो उसके दस्तखत जानता हो, है ना। आवश्यक क्या है कि उसके दस्तखत भी जानता हो, लिखते हुए भी देखा हो, तभी जाके वो साक्षी के रूप में अनुप्रमाणीकरण कर पाएगा। बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट आंसर। 41। संपत्ति अंतरण अधिनियम की विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण एवं न्यायालय के आदेश द्वारा अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मत अंतरण एवं विधि की क्रिया द्वारा अंतरण, उपरोक्त समस्त अंतरण। बताइए जल्दी से। 41 मध्यप्रदेश एपीओ 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। समस्त संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। बिल्कुल सही कहा। 41 का डी में ए इज करेक्ट आंसर। स्वाति मिश्रा ने सही कहा है और रोमिका ने बिल्कुल सही कहा। बेटा एकदम सही है। मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की बात आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम करता है। इस संबंधित प्रावधान को एक मिनट में बताता हूं मैं। धारा 5 संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषित करती है। इसके अनुसार संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व निम्न है। नंबर 1, संपत्ति अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। साधारण संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। संपत्ति अंतरण वर्तमान में या भविष्य में किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में होनी आवश्यक है। संपत्ति अंतरण के योग्य होनी चाहिए और जब पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होने चाहिए और संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको देखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का प्रीवी काउंसिल का निर्णय संबंधित है टीपीए एक्ट की धारा 3 से, 41 से, 107 से और 122 से। राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बताइए।
42 का आंसर क्या दिया है आपने? 42 का आंसर दिया है ए। और सेक्शन 3 से किसने कहा 42 का ए? गुड इवनिंग साना, यू आर लेट बेटा। ओके, भरत ने, सबने सही आंसर दिया, ए इज करेक्ट आंसर। उत्तराखंड सिविल 2009 में पूछा गया था, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 से, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। और ये था मामला AIR 1921 का है, धारा से 3 संबंधित। इस बात निर्णित हुआ कि पंजीयन सूचना है अथवा नहीं। यह प्रश्न विधि का न होकर तथ्यों का है, तो प्रत्येक बात की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता है? पंजीकृत विनिमय पत्र द्वारा, पंजीकृत वसीयत पत्र द्वारा, पंजीकृत दान पत्र द्वारा, पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा। जल्दी से बताइए, तब तक मैं इसको सही करता हूं। ठीक है, ठीक। आपने क्या लिया है? कतली कह रहे हैं सर प्लीज अप जुडिशरी गैस के लिए कोई बुक बताइए सर, प्लीज अप यूपी जुडिशरी गैस के लिए, गैस जनरल स्टडीज के लिए। ओके ओके ओके, बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। चलो अभी तो फिलहाल अपन इसको करते हैं ना। निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता है? पंजीकृत विनिमय पत्र द्वारा, पंजीकृत वसीयत पत्र द्वारा, पंजीकृत दान पत्र द्वारा, पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा। क्या आंसर दिया 43 का आपने? मध्य प्रदेश 2016 आंसर क्या दिया है भाई? 43 का दिया स्वाति ने बी, भूमिका ने भी दिया बी इज करेक्ट आंसर। पंजीकृत वसीयत पत्र निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता है? पंजीकृत वसीयत द्वारा नहीं होता है, ये आंसर है। संबंधित प्रावधान है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार लिखित से आवश्यती लिखित अभिप्रेत है। सामान्य रूप में लिखित से तात्पर्य एक ऐसे औपचारिक विधिक दस्तावेज से है जिसके माध्यम से एक अधिकार का सृजन किया जाता है या उसकी पुष्टि की जाती है या एक तथ्य अभिनिर्धारित किया जाता है। धारा में दी गई परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि वसीयती लिखित पंजीकृत या गैर पंजीकृत द्वारा स्वत्व का अंतरण संपत्ति अंतरण के अधीन नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखित निम्नानुसार परिभाषित है। वसीयती लिखित, आवसीयत लिखित, एक आधिकारिक दस्तावेज, उपरोक्त सभी। धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखित के निम्नानुसार परिभाषित है। बताइए जल्दी से। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 44। हाँ सर, बताना। ओके राहेल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दिया है बी, भूमिका ने। मेरी फास्ट बिल्कुल सही है, यही लिखा है आवश्यती लिखित। लिखित से मतलब है आवश्यती लिखित है, जो सेक्शन 3 में परिभाषा दी गई है उसमें आवश्यती लिखित है, बिल्कुल सही। सेक्शन 3 में ही है, शुरू में ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। किसी लिखित के प्रमाणन के संबंध में साक्षियों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या क्या है? कम से कम 1, कम से कम 3, कम से कम 2, कोई आवश्यक नहीं है। अभी अपन ने देखा था ऐसा क्वेश्चन 45। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया है। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015, मध्य प्रदेश 2002, 2013, उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताइए, कम से कम कितने? उपस्थिति हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या कितनी है? ओके, रोमिका ने कहा 44 का तो बी हो गया था आंसर। राहुल ने डी कहा है 44 का, राहुल बी है। रोमिका ने 45 का बी कहा, बिल्कुल सही रोमिका, वेरी फास्ट एंड गुड। आरती ने, भारत ने, सबने कहा है कम से कम 2 और 2 या 2 से अधिक, ये उस शब्दावली है वहां की, है ना। क्वेश्चन नंबर 46। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणित का अर्थ जिसे साक्षित किया है 2 या अधिक व्यक्तियों ने, 1 राजपत्रित अधिकारी ने, 2 या अधिक साक्षियों ने, 2 पुरुष साक्षियों ने। बताइए जल्दी से। 46 ये पूछा गया था आपका मध्य प्रदेश 1993 में। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणित का अर्थ है जिसे साक्षित किया गया है 2 या अधिक व्यक्तियों ने, 1 राजपत्रित अधिकारी ने, 2 या अधिक साक्षियों ने। वेलकम रोमिका।
साना ने कहा 56 का डी, 56 का डी। ओहो, 56 का डी नहीं है, 56 है ही नहीं है बेटा, वो 46 है साना, दैट इज 46। वो कैसा है? 46 है। (46) का आंसर दिया है सी, दो या अधिक साक्षियों ने। किसने दिया है? सबने दिया है लगभग, और बिल्कुल सही दिया है, दो या अधिक साक्षियों ने, दो या अधिक साक्षियों ने बिल्कुल सही है अनुप्रमाणित किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अब नया सेशन शुरू हो गया आज का, और उसमें अपन नए क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर 1, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धाराएं 5 से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं? केवल जंगम संपत्ति का अंतरण है, केवल स्थावर संपत्ति का अंतरण है, जंगम स्थावर संपत्ति का अंतरण है, बृहस्पति अंतरण ना कि अंतरण के सामान्य सिद्धांत। बताइए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 5 से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं? 5 to 37, 5 to 37 किस पर लागू होती हैं? ओके, 47 नहीं है बेटा, हाँ 47 तो हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। 47 नहीं है, वो 47 नहीं है, 1 है, 1 भूमिका 1 है। 47 का सी कहा, बिल्कुल सही है, और सबने फर्स्ट का सी कहा है, लगभग सी कहा है ना, पूजा ने, आरती ने, भरत ने और आकाश ने 1 का भी कहा है ना। जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण के बारे में ओपन करती है सेक्शन 5 to 37। 5 से लेकर 37 जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति के अंतरणों पर लागू होती है, जबकि धारा 38 से लेकर 53 का केवल स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। ठीक है, कहां से? 38 से लेकर 53A जो है केवल स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित है, और 37 जो 537 है वो जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, तो उसको देखना है ना। एक जमींदार ने एक नर्तकी से करार किया कि उसके उत्तराधिकारी और वह हर माह 100 रुपए उस नर्तकी को एवं उसके उत्तराधिकारियों को भरण पोषण के लिए प्रदान करते रहेंगे। इस नर्तकी के उत्तराधिकारियों में से किसी एक ने जमींदार के उत्तराधिकारी के विरुद्ध भरण पोषण का बात प्रस्तुत किया। ऐसा करार वैध है, अवैध है, शून्यकरणीय, उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। द राइट आंसर टाइम स्टार्स नाउ। तो जल्दबाजी में आंसर मत देना, सोच के आंसर देना इसका। मध्य प्रदेश 1989, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, मैंने कहा था ना, आराम से आंसर दो उसका, सोच के आंसर दो जल्दी से। टॉमिका सोच के आंसर दीजिए उसका। नॉट बी, टॉमिका 2 का बी नहीं है, 2 का बी नहीं है। सोच के आंसर देने का कहा था भैया, आंसर दे रहे हैं सब, सोच नहीं रहे उसके बारे में बिल्कुल भी। राइट आंसर इज डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ना तो ऐसा करार वैध है, ना अवैध है, और ना शून्यकरणीय है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार इस अधिनियम के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित हैं भारत संविदा अधिनियम 1872 के का भाग मानी जाएंगी, ये लिखाया गया है। और संविदा विधि के अनुसार यह करार वैध नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, एक बात, और यह अवैध भी नहीं है क्योंकि संविदा विधि की धारा 23 के अंतर्गत यह अवैध घोषित नहीं की गई है, और ना ही यह शून्यकरणीय भी नहीं है। अतः उपरोक्त में से कोई आंसर सही नहीं होगा। वॉइड नहीं है बेटा, वॉइड नहीं है। 23 के अंतर्गत था। सेक्शन 23 कहता है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो। ठीक है, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है ये। वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। यहाँ किसी विधि के उपबंध को विफल नहीं कर रहा है।
वह कपटपूर्ण भी नहीं है यहाँ पे, और उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या विवक्षित हो तो क्षति और अंतर्वलित और क्षति भी नहीं हो रही यहाँ पे किसी को। न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने, यानी लोक नीति और के विरुद्ध भी नहीं है, अनैतिक भी नहीं है, नृत्य की है, डांस करने वाली है, सिर्फ डांस करने वाली है, बार नहीं चला रहे हैं वो। ठीक है, इन दशाओं में हर एक करार में प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो वो शून्य होता है। तो सेक्शन 23 के अंतर्गत वो शून्य भी नहीं है, वॉइड नहीं है भूमिका, वैध मतलब वैध भी नहीं है, अवैध भी नहीं है और शून्य करनी भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये एग्जैक्ट है एकदम। उसको थोड़ा सा सर्च करके तुम लोग देखना, मैंने तो देखा था उसको करने से पहले, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको आंसर जो अपन ने देखा है डी बिल्कुल सही लगेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है? ये सबको पता है, जल्दी से आंसर दे दो उसका। उत्तराखंड सिविल 2009 बट सर बाय, ओके अभी अपन ने बताया ना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। थर्ड का बी दिया है, ओहो, संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा 3 का सी है, 3 का सी कुछ सेक्शन नंबर 5 में है, 3 का सी बिल्कुल सही दिया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा सेक्शन सी में ही वर्णित है। 4, भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत, प्रतिभूत या अवधारित हो, अंतरित किया जा सकता है, अंतरित नहीं किया जा सकता, बेचा जा सकता है, निहित किया जा सकता है। बताइए जल्दी से आंसर। 4, उत्तरांचल से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके बाई मिस्टेक, ओके 4 का बी लिखा है, अंतरित नहीं किया सकता, बिल्कुल सही है। सेक्शन 6 ऐसा कहता है, इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 ऐसा कहता है कि ऐसा जो भाई भरण पोषण का अधिकार चाहे किसी भी रीति से उद्भूत, प्रतिभूत या अवधारित हो, वो उसको ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसका राइट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, भाई भरण पोषण का अधिकार, सेम क्वेश्चन है। अगला, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। कंपनी, व्यक्तियों का निकाय, संगम, संघ, मूर्ति जीवित व्यक्ति के शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है बताइए जल्दी से। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016 और एमपी एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन जीवित नहीं है? वो हो, वेरी गुड, भूमिका दिया वेरी फास्ट। वास्तव में मूर्ति जो है जीवित नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो है, ठीक ना। अजय कह रहे हैं यादव डी 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 डी, ओके अजय, ठीक है। 7, धारा 5 संपत्ति के अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है। सही है, गलत है? कंपनी जीवित व्यक्ति नहीं है, कंपनी अपनी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये छत्तीसगढ़ 2003 में पूछा गया था। अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है, सेक्शन 5 के अंतर्गत। क्या है, सही है क्या गलत है बताइए। ओके, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड भैया। 7 का ये बिल्कुल सही है, सही है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है, जीवित व्यक्ति के अंतर कंपनी भी शामिल है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? एक कंपनी आती है, व्यक्तियों का निकाय आता है, एक संगम आता है, उपरोक्त सभी आते हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2014 में, उत्तराखंड सिविल 2009 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? एक कंपनी आती है, एक संगम आता है, व्यक्तियों का निकाय आता है। कौन कौन आता है भाई? ओके, सबने कहा 8 का डी आता है सर। ओके, डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आते हैं, मतलब सब जीवित व्यक्ति हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा किया जाता है। संपत्ति का अंतरण सामर्थ्य एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। कौन सा गलत बताना है ना, एक गलत है, 3-4 सही होंगे, 3 सही होंगे। उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अविवक्षित नहीं है, संपत्ति अंतरण बिना लिखे भी किया सकता है। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही परिवर्तित होगा। अब बताना है आपको आंसर, कौन सा कथन गलत है। 9, क्वेश्चन नंबर 9,
यूपी सिविल जज 2003 और मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2010। ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर वैस कह रहे हैं डी। बेटा डी किसका आंसर दिया है आपने? इसका वो अंकित किया कर दो ना, क्वेश्चन का मार्क, क्वेश्चन भी लिख दिया करो कौन सा क्वेश्चन है वो। ओके, राहुल ने कहा 9 का डी, रूपिका ने कहा 9 का डी। ओके, 9 का डी है। ईश्वर भी हमें लगता है 9 का डी कह रहे होंगे, बिल्कुल सही है ईश्वर। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरण करता की मृत्यु के पश्चात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए उन्होंने कहा ये गलत है, बिल्कुल सही ना। क्वेश्चन नंबर 6 10। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। भूमि के एक भाग पर मार्ग हेतु सुखाधिकार का अनुदान, दो चीजों का विनिमय, पारिवारिक समोचा, अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। कूट बताना है कौन से सही है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 यूपी सिविल जज 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ईश्वर कह रहे हैं जी। आगे रोमिका ने कहा 10 का डी, और कोई ने नहीं कहा है अभी। राहुल ने भी कहा 10 का डी, बिल्कुल सही। फास्ट रोमिका एंड राहुल 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। और 2 कहता है दो चीजों का विनिमय, और 4 कह रहा अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। ये संपत्ति अंतरण कहा जाएगा, ठीक है। और आरती ने भी कहा, पूजा ने भी कहा, साना ने भी कहा है, और भरत दुबे भी कह रहे हैं। ओके, नाइस वन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न किस बाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? बी.एन. सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 432। रोकर चंद बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी AIR 2009 NOC 3009। अब्दुल जब्बार बनाम वेंकटा शास्त्री AR 1969 सुप्रीम कोर्ट 1147। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से, यदि आइडिया हो तो, नहीं तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 यूपी सिविल जज 2015 पूछा गया था। इलेवन का ए आंसर दिया है स्वाति ने, ओके, और पूजा ने। ए इज करेक्ट आंसर रोमिका। बी.एन. सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 432 का जो बाद है वो इससे संबंधित है। ये बाद में स्पष्ट किया कि संपत्ति का विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है। विभाजन में परिवार की संपूर्ण संपत्ति में प्रत्येक सहदायक को अपने अविभाजित अधिकार के बदले एक विशिष्ट सुनिश्चित संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक है। 11 का ए इज करेक्ट आंसर। ईश्वर ए इज करेक्ट। भरत दुबे सी नहीं है, ए है। नाउ 12 क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? हाँ, नहीं, उक्त दोनों उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए, संपत्ति का बंटवारा क्या संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? उत्तराखंड सिविल जज उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2011। ओके, वेलकम बेटा। क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? बी को कहा, भरत ने कहा, आरती ने कहा 2 12 का भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है। अभी उस बारे में अपन ने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। संपत्ति का बंटवारा है, वो अंतरण नहीं है, यह नहीं होगा। 12 का बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न में से कौन अंतरण है? भार अंतरण है, ऋण का अंतरण है, बंटवारा अंतरण है, समर्पण अंतरण है? बताना जल्दी से, आपको 13 का आंसर बताइए, कौन सा अंतरण है? उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016। साना ने कहा 12 का भी, साना 12 का भी सही है। नाउ 13 का आंसर दो फास्ट। थर्टीन का ए कहा भार। ओहो, भार तो अंतरण नहीं है बेटा। आशीष कह रहे हैं 13 का सी, बिल्कुल सही आशीष। ऋण का अंतरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऋण का अंतरण जो है, किसी ऋण का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अनुयोज्य दावे के अंतरण के रूप में मान्य है, किंतु भार, बंटवारा, समर्पण, त्यजन, व्यवस्थापन, विभाजन, समझौता, सुखाधिकार ये अंतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं।
ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 का सी सही हो गया, आप सबने सही लगा लिया। स्वाति उसको 13 का सी मान लेना। ईश्वर वैस 13 का सी है, बिल्कुल सही है बेटा। 14 पे आ जाओ। संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उससे ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरित करता है, वह संपत्ति का हस्तांतरण वर्तमान में अवश्य में करता है, वह एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करता है, वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है रॉन्ग आंसर। 3 सही है, 1 गलत है। जल्दी बताओ फटाफट 14 का आंसर। पूजा का अधिकार संपत्ति अंतरण में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में संपत्ति पूजा का अधिकार शामिल है। 2 उसके केस मिले थे मुझे, है ना। एक तो वही था जो आशीष ने लिखा था कल, और इसके अलावा मतलब उसमें सिर्फ राइट टू वर्शिप एक्चुअल में अनुवांशिक के आधार पर है। किसी जमींदारों के यहाँ पे पंडित लोग रखते थे और पंडितों को एक के बाद पुश्तैनी रूप से उनको वो अधिकार मिलता जाता था, इसलिए उसको जो कहा गया है स्थावर संपत्ति का अधिकार संपत्ति अंतरण के अंतर्गत स्थावर संपत्ति कहा गया है पूजा के अधिकार को। ठीक है ना, पूजा का अधिकार उसमें शामिल है। अनुवांशिक पद के रूप में वो स्थावर संपत्ति के रूप में अलाउ करेंगे, किया गया है। ठीक है। 14 का आंसर क्या दिया है? 14 का आंसर दिया है डी। रोमिका ने, आरती ने, पूजा ने, स्वाति ने, ईश्वर ने, एकदम सही। वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता, जबकि वो कर सकता है ना। तो ये गलत हो गया, इसलिए इसको अपन ने लगाया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? द राइट टू टैप toddy in a toddy grove, the right of easement having been vested in the transfer a property by way of gift to one's granddaughter without any power of alienation, and thereafter to vest in the female children of such granddaughter the proportion of share of the transfer in the joint family property. तो the right answer time starts now. 15 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आया था बिहार हाई जूडिशल फिल्म 2016 में। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिष्ठायी तल से पृथकता सुखाचार अंतरण योग्य नहीं होता। अतः जहां अंतरण में अधिष्ठायी तल निहित हो वहां केवल सुखाचार के अधिकार का अंतरण संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर नहीं किया सकता, तो वो बताना है आपको। द राइट टू टैप टोडी इन अ टोडी ग्रोव, द राइट ऑफ इजमेंट हैविंग बीन वेस्टेड इन द ट्रांसफर। तो आपको आंसर देना है यहाँ पे। और उनका आने का वेलकम बेटा उनका। 15 का डी नहीं है, 15 का डी आंसर नहीं है, 15 का बी आंसर सही है। बी इज करेक्ट आंसर। द राइट ऑफ इजमेंट हैविंग बीन वेस्टेड इन द ट्रांसफर कैन नॉट बी ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता। द राइट ऑफ इजमेंट हैविंग बीन वेस्टेड इन द ट्रांसफर मतलब क्या कह रहे हैं वो, अभी अपने बताया था मैंने आपको। अधिष्ठायी तल से पृथकता मतलब जो उससे जुड़ा हुआ तल नहीं है, उससे अलग तल है, सुखाचार अंतरण योग्य नहीं होगा, उसका अंतरण नहीं हो सकता। भाई जिस संपत्ति से जुड़ा ही नहीं है वो, तो वहां सुखाचार कैसे अंतरित होगा? सुखाचार मतलब इजमेंट, यदि वो उस भूमि से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, उससे जुड़ा ही नहीं है, वो अलग है कोई, तो वहां सुखाचार अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा 15 का बी, और रोमिका ने भी कहा, पूजा ने कहा 15 का बी। ओके, रोमिका ने कहा 15 का बी। ओके रोमिका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। यस, ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल सही। सुखाचार जो सुखाधिकार है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? अधिष्ठायी स्थल के साथ सुखाचार, राजनीतिक पेंशन, सामान्य उत्तराधिकार, सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात वृत्तिकाएं। बताइए जल्दी से क्या
ओके, इट्स ओनली फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल सही आशीष। 16 का आंसर दिया है ए, उत्तरांचल सर्वेक्षण 2005, बिल्कुल सही है। अधिष्ठायी स्थल के साथ शुकाचार क्या अंतरित किया जा सकता है? 16 का ए बिल्कुल सही है। अधिनियम की धारा 6 क्या अंतरित किया जा सकता है? इससे संबंधित इसकी नकारात्मक सूची प्रदान करता है। धारा में उल्लिखित है कि शुकाचार अधिष्ठायी तल से पृथकता अंतरित नहीं किया जा सकता, मतलब जो स्थल ट्रांसफर किया गया है उसके साथ तो शुकाचार चला जाएगा, लेकिन अकेला बिना उसके नहीं होगा वो, ठीक है। पृथकता अंतरित नहीं किया जा सकता है, अर्थात सकारात्मक रूप में शुकाचार अधिष्ठायी तल के साथ अंतरित किया जा सकता है, सीधी बात है, सकारात्मक ये है। तो आंसर 16 का ये आपने दिया है, बिल्कुल सही दिया है। और किसी ने, भरत ने कुछ अलग दिया था ना भरत? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हस्तांतरणीय नहीं है? भविष्य की संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, पेंशनधारी की पेंशन राशि क्या हस्तांतरणीय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए फास्ट। छत्तीसगढ़ सर्वेक्षण 2017, सेवनटीन का डी दिया है आंसर साथी मिश्रा ने, बिल्कुल सही। 17 का डी है, साना 17 का बी नहीं है, डी है। पूजा, पेंशनधारी की पेंशन की राशि सेक्शन 6G के अनुसार इसमें वर्णित किया गया है कि पेंशनधारी की पेंशन की राशि हस्तांतरणीय नहीं है। 17 का डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज डी। भरत ने भी कहा 17 का डी। चल नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? पुनः प्रवेश का 17 का ए, सेवनटीन का डी है रोमिका। 18, कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? पुनः प्रवेश का अधिकार, लोकपद, किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि बी द्वारा वर्जित ना हो, पेंशन। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? रोमिका ने भी कहा 17 का डी, बिल्कुल सही है। आप 18 का आंसर देना है आपको, कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? मध्यप्रदेश वजह 1999। 18 का ए कह रहे हैं, पुनः प्रवेश का अधिकार। ओहो हो भरत। 18 का सी, पूजा इज करेक्ट, आरती इज आल्सो करेक्ट। किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित नहीं है, विधि द्वारा उसको वर्जित नहीं किया गया है, रोक नहीं लगाई गई है, तो कोई भी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, बिल्कुल सही साना। ईश्वर इज आल्सो करेक्ट। बस भरत ने ए कहा था, भरत उसको सी कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? लोकपद, ऐसी संपत्ति अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित ना हो, पेंशन और संभाव्य उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 आया था मध्यप्रदेश एपीओ 2015 में। अभी अपन ने सेम क्वेश्चन देखा था, ले अलग समय में आया है, बस थोड़े से एक आध उसमें ऑप्शन को हटाया, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब तो 19 का आंसर भी लगभग आपने सही दिया है। 19 का बी दिया है रोमिका ने, आरती ने, और बिल्कुल सही है। ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित तो ना हो, उसका अंतरण किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किसी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है जो लोकपद है, केवल उत्तराधिकार में पाने की संभावना का, केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का, उपरोक्त सभी का। किसी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। किस संपत्ति का अंतरण नहीं होता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, यूपी सर्वेक्षण 2012, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? लोकपद का, केवल उत्तराधिकार में पाने की संभावना का, केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का, और उपरोक्त सभी का। तो 20 का डी दिया है आंसर रोमिका ने, आरती ने वेरी फास्ट, और बिल्कुल सही दिया साना ने। पूजा, स्वाति एकदम सही। उपरोक्त सभी अंतरित नहीं किए सकते, ना तो लोकपद, ना केवल उत्तराधिकार पाने का अधिकार, ना पुनः प्रवेश का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भरत ने भी कहा 20 डी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शुकाचार अंतरित किया जा सकता है, शुकाचार अंतरित नहीं किया जा सकता, अधिष्ठायी स्थल से पृथकता शुकाचार अंतरित नहीं किया जा सकता है, और अधिसेवी स्थल से पृथकता शुकाचार अंतरित नहीं किया जा सकता है। अभी अपन इस क्वेश्चन को देखा था, सबको पता है इसका आंसर, राइट आंसर तो फटाफट 21। मध्यप्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009। 21 का सी आंसर दिया है, डी नहीं है, 21 का सी है ईश्वर, 21 का सी है साना, स्वाति 21 का सी बिल्कुल सही कहा आपने। अधिष्ठायी स्थल से पृथकता सुख अंतरित नहीं किया सकता शुकाचार को। जो स्थल से जुड़ी हुई चीज है, जिसका उपभोग कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो उस संपत्ति को अंतरित करता है, तो वो उस
स्थल को भी अंतरित करता है ना, जो सुखाचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अकेले सुखाचार के को संपत्ति के जो अधिष्ठायी स्थल से नहीं पृथक करके नहीं उसको असुखाचार के लिए अंतरित नहीं किया सकता। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात भी है। इंग्लिश में क्वेश्चन, अमन सिंह कह रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चन, और इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते। हाँ भाई, अभी तो हिंदी में उपलब्ध है बेटा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे तो ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाएगा उसका। लीगल लैंग्वेज में जो होता है ना ट्रांसफर, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। कोशिश करो आप, मैं कोशिश करूंगा कुछ इंग्लिश वर्ड्स की जो टिपिकल होंगे मैं बता दूंगा आपको, आप उससे समझ लेंगे, है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है के तहत निम्न में से क्या अंतरणीय नहीं है, मतलब टू ट्रांसफरेबल नहीं है। लोक अधिकारी का वेतन उसके देय होने के पश्चात, चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, प्रमाणित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार, पुनः क्रय का अधिकार। बताइए जल्दी से। यू तो राइट आंसर अमन, वेलकम बेटा। 22 मध्य विश्वविद्यालय 2013 क्या अंतरणीय नहीं है। 22 का ए कहा है रोमिका ने, वेरी फास्ट, बिल्कुल सही रोमिका सही है। पूजा 22 का सी नहीं है बेटा। लोक अधिकार का वेतन उसके देय होने के पश्चात, लोक अधिकारी का वेतन उसके देय होने के पश्चात अंतरणीय नहीं है। चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार है, प्रमाणित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार है, पुनः क्रय का अधिकार भी है ना, लेकिन ये नहीं है। तो 22 का ए आंसर लगभग सबने सही दिया, पूजा ने नहीं दिया, बस साना ने दिया है और आशीष ने भी दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अधोलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट में हिस्सा, बंधक की गई संपत्ति का हित, भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, अचल संपत्ति। जल्दी से बताइए, गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। इसके बाद देख लें अपन इसको अगला क्या लिखा है। हाँ, ये 23 है, सही है, इसको 23 लिख देते हैं अपन, 23, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया सकता है। कॉपीराइट में हिस्सा, बंधक की गई संपत्ति का हित, भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार और अचल संपत्ति। भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, अचल संपत्ति सी। उत्तराखंड सिविल जज 2009 क्या अंतरण नहीं किया जा सकता है। ओके, आरती ने कहा 23 का सी, ओके, रोमिका ने भी कहा 23 का सी, जिसने भी सी कहा है बिल्कुल सही है। हमें अमन 23 का सी है। भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, भविष्य निर्वाह भत्ता जो है, जो पेंशन है उसका अधिकार, जो पेंशन है मिलने वाली उसको भविष्य में, उसका अधिकार वो अंतरण नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ 24 निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया सकता है, मतलब क्या ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे कोई सुखाचार, इजमेंट, मात्र पुनः प्रवेश का अधिकार, फिर से घुसने का अधिकार अंदर, अंतःकालीन लाभ के लिए डिग्री का संवर्धन, भावी भरण पोषण का अधिकार, जो मेंटेनेंस का अधिकार है वो। अब बताना है 24 में क्या अंतरित किया जा सकता है, आपको जल्दी से बताइए। उत्तराखंड स्पीशियस जूनियर प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या अंतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन है क्या अंतरित किया जा सकता है। तो आशीष ने कहा नहीं कहा, अभी रोमिका ने कहा 24 का सी, बिल्कुल सही रोमिका। अंतःकालीन जो लाभ हैं के लिए डिग्री का समनुदेशन, जो डिग्री हुई है, जो अंतःकालीन लाभ हैं उनके लिए वो डिग्री का समनुदेशन जो है वो अंतरित किया जा सकता है। 24 का सी बिल्कुल सही है, आशीष कह रहे हैं, और आरती भी कहा है, पूजा ने भी कहा है, और बाकी सब भी कहें। अंतःकालीन लाभ के लिए डिग्री का समनुदेशन, जो अंतःकालीन लाभ हुए हैं, बीच में जो लाभ हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनके लिए डिग्री को समनुदेशन कराने के लिए अंतरित किया जा सकता है, उसको अंतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा लॉ कहता है हमारा। वही क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरणीय नहीं है, जो ट्रांसफरेबल नहीं है। निहित हित, समाश्रित हित, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित और पट्टाधारी का हित, ठीक है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश सिविल जज 2012, उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2011, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2010, यूपी सिविल जज 2003 मेनी टाइम्स क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में कौन अंतरणीय नहीं है। तो साना कह रही है 25 का बी। नो बेटा, 25 का बी नहीं है।
हाँ, रोमिका ने कहा 25 का सी, आरती ने कहा 25 का सी, और सी इज करेक्ट आंसर। उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित है, जो उत्तराधिकार में मिलने वाला है, जो वसीयत में मिलने वाला है, जो बाद में मिलने वाला है अपने फोर फादर्स से, उसकी संभावना पर आधारित जो हित है उसको अंतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, 25 का सी है। क्वेश्चन नंबर 26, यह सिद्धांत कि जहां एक व्यक्ति ने यह व्यपदेशन करते हुए कि उसका संपत्ति में वर्तमान हित है, उस संपत्ति को अंतरित करता है, जबकि वास्तव में उसको केवल संभाव्य उत्तराधिकार प्राप्त है, अंतरित धारा 43 के लाभ का हकदार होगा यदि उसने अंतरण को उस व्यपदेशन पर विश्वास कर और प्रतिफलार्थ लिया है, क्योंकि धारा 43 और धारा 6A विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था राजेश कांत राय विरुद्ध शांति देवी में, चुनचुन झा विरुद्ध इबादत अली में, जुम्मा मस्जिद बंद हो जाती है बार बार आवाज। ओके ओके ओके, अब आएगी आवाज। इसमें जो मामला है वो है सी इज करेक्ट आंसर, जुम्मा मस्जिद मरकरा विरुद्ध कोड़ी मनियंदा देवैया। ये जो मामला है ये आईआर 1962 का है, और यह बात धारा 6A एवं धारा 43 में अंतर संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। और जो राजेश कांत राज्य विरुद्ध शांति देवी का बाद है वो धारा 21 से संबंधित है, और चुनचुन झा बनाम इबादत अली का बाद जो है 58 क्लॉज सी से संबंधित है, और राम बरन प्रसाद राम बनाम राम मोहित हजारा का बाद जो है सेक्शन 40 से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, किसका अंतरण नहीं किया जा सकता? विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार, अवशेष किराया प्राप्ति का अधिकार, डिक्री धन की वसूली का अधिकार, वसीयत द्वारा भविष्य निधि राशि प्राप्त का अधिकार। क्या किसका अंतरण नहीं किया जा सकता है? बताइए। 27 मध्य प्रदेश 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्वेंटी 27 का डी कहा है रोमिका ने। 27 का डी नहीं है रोमिका, 27 का ए आंसर है। विक्रय करारनामा के आधार पर, विक्रय करारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार, जो केवल दावा करने का अधिकार है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरणी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 से लेकर 37 जो है जंगम एवं स्थावर संपत्तियों के अंतरण पर लागू होती है। संपत्ति अंतरण में हित का अंतरण होता है, संपत्ति अंतरण में हित का अंतरण होता है, ना कि दावा करने के अधिकार का, ना कि दावा करने के अधिकार का। सो क्या हो गया आंसर सही? विक्रय करार के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार, नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। स्वाति ने भी कहा था 27 का ए आंसर इज करेक्ट है ना, सबने ए कर लेना। 27 का ए है। साना, पूजा, आरती, भरत, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा यह कहती है? सेक्शन 10, 16, 6 और 41। बताइए जल्दी से। 28 का 36 का 2016। संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया, मतलब किसी को अवसर प्राप्त हो रहा है संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का, और उसको हस्तांतरित कर सकता है क्या, वो पूछ रहे हैं। हस्तांतरित नहीं किया सकता है ऐसा संपत्ति अंतरण अधिनियम कहता है। किस धारा में कहता है बताओ जल्दी से। ओके, 28 का भी कहा रोमिका ने, और किसने कहा भी? सबने भी कहा है, और बिल्कुल सही है। सेक्शन 6 इससे संबंधित है।
1 मिनट में सेक्शन 6 पे जो है सेक्शन 6 में किया गया है, इस धारा के अनुसार संपत्ति पर निहित हित, समाश्रित हित तथा पट्टाधारी का हित अंतरित किया जा सकता है। उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित तो संपत्ति अंतरण का विवाद है, अतः संपत्ति विषय का उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? केवल सुखाचार, भावी भरण पोषण का अधिकार, अचल संपत्ति, केवल बाल लाने का अधिकार। अब आपको देखना है कि कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, बताइए जल्दी से। 29, मध्य प्रदेश सिविल जज 2007, कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? ओके, 29 का सी आंसर दिया रोमिका ने, वेरी फास्ट एंड गुड आंसर। बी परिहार ने भी कहा 29 का सी, अचल संपत्ति बिल्कुल सही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अंतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। और कौन कह रहा है भाई? स्वाति ने भी कहा, पूजा, साना, भरत, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्या अंतरित किया जा सकेगा? संभाव्य उत्तराधिकार, बाल लाने का अधिकार, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, क्या अंतरित किया जा सकेगा? बताओ। 30, मध्य प्रदेश 1996, क्या अंतरित किया जा सकेगा? वेलकम रोमिका। 29 का सी हो गया है। ईश्वर, चेतना, नाउ क्या अंतरित किया जा सकेगा? रोमिका ने कहा 30 का सी, बिल्कुल सही रोमिका। किसी उत्तरभाव शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार अंतरित किया जा सकता है, लेकिन बाकी सब संभाव्य उत्तराधिकार नहीं, बाल लाने का अधिकार नहीं, भावी भरण पोषण का अधिकार नहीं, ये सब अंतरित नहीं किया जा सकते, बाकी ये अंतरित किया जा सकता है। 30 का सी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चारा ने भी कहा, पूजा ने भी कहा और ईश्वर वैस भी कह रहे हैं। ओके ईश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया कि मात्र बाल लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता? 5, 7, 6 उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी आप सबने आंसर दिया था, आप सब आंसर को सही देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2013, एवरीबॉडी नोज। 31 का भी बहुत बढ़िया। सेक्शन 6 इस बारे में प्रावधान करता है कि मात्र बाल लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। ओके, सबका नाम लेने की आवश्यकता है। पूजा, बी परिहार, सोना और आरती। यस। 32, स्पेस सक्सेशन नियम का क्या अर्थ है? एक बार गिरवी हमेशा गिरवी, शर्तों के परवर्ती उल्लंघन होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार भारी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, एक प्रत्यक्ष वारिस की संपत्ति पर उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अजन्मे बच्चे को किया गया हस्तांतरण वैध नहीं है। आपको बताना है स्पेस सक्सेशन नियम का क्या अर्थ है। 32, छत्तीसगढ़ स्पेस 2017, स्पेस सक्सेशन का अर्थ संभाव्य उत्तराधिकार से है। संपत्ति अंतरण विधि के तहत संपत्ति से संबंध किसी विद्यमान अधिकार, राइट इन एग्जिस्टेंस से है। संभाव्य उत्तराधिकार ना तो संपत्ति है और ना ही इस रूप में अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 6A संभाव्य उत्तराधिकार को अहस्तांतरणीय घोषित करती है, अतः किसी प्रत्यक्ष वारिस की एक संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना का अंतरण नहीं किया सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दे दिया है, सबने दे दिया है लगभग। सी दिया है स्वाति ने, आशीष ने दिया है सी, और सी इज करेक्ट आंसर। आशीष करेक्ट एंड स्वाति इज करेक्ट। एक प्रत्यक्ष वारिस के पर संपत्ति उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरित नहीं किया सकता। एक प्रत्यक्ष वारिस के संपत्ति पर उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरित नहीं किया सकता। यही वो कह रहा सेक्शन 6A संभाव्य उत्तराधिकार को अहस्तांतरणीय घोषित करती है। तो 32 का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, जो आ रहे हैं जिसमें आपके रॉन्ग हो जाते हैं आंसर, तो उनका क्या करते हो? बाद में देखा भी करो और उससे संबंधित सर्च भी किया करो और वो सेक्शन को फिर से पढ़ा करो, ताकि वो चीज़ जो अभी माइनस हुई है या हमकी नेगेटिव हुई है, जिनका हम आंसर रॉन्ग दे दिए हैं, तो वो हम आगे आके रॉन्ग ना दें। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना बेटा। और जो अपन जैसे बता देता हूँ, सेक्शन आपको पढ़ लेने हैं। आपको 53 तक कहा था पढ़ने के लिए या 35 तक कहा, तो पढ़ना है हमको।
और हमको सारे पढ़ने ही है, पढ़ते रहना है बार बार, है ना। और मैंने कहा था हेड तो कम से कम याद कर लेने हैं हमको, ताकि हमको आधा काम, लगभग 50 से 75% काम हमारा तब हो जाता है हम सेक्शन और सेक्शन का हेड याद कर लेते हैं। 33 सही उत्तर दीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण हो सकता है? लोक अधिकारी वेतन का अंतरण नहीं हो सकता। इस अधिनियम में लोक अधिकारी के वेतन के अंतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर। सेक्शन 30 क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ये आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2008 में। सही बताना है। ओके ओके ओके, वेलकम। 33 का बी बिल्कुल सही है। लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने आंसर। लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है। भाई हम नहीं लेंगे वेतन, उनको दे दो, आप उनको देते रहो वेतन, ऐसा नहीं होगा ना। ओके, सबने दिया 33 का बी। कौन कौन ने दिया है? आरती ने, पूजा ने, साना ने, स्वाति ने, भरत ने और बिबरिया ने। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको अंतरित किया जा सकता है? अधिष्ठायी दाय से प्रत्यक्ष सुखाधिकार को बिल्कुल नहीं किया जा सकता। केवल बाल लाने का अधिकार, भावी भरण का अधिकार, अनुयोज्य दावा, क्या अंतरित किया जा सकता है? आपको बताना है, बताइए। 34 यूपी विभाजन 2016 क्या अंतरित? यस, बिल्कुल सही कहा। 34 का डी इज करेक्ट आंसर। रोमिका, आरती, पूजा, स्वाति, साना, बेपरिहार और चेतना। अनुयोज्य दावा जो है उसका तो वो संतरित किया सकता है, बिल्कुल सही कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वयस्क हो, व्यक्ति स्वशित हो, व्यक्ति समुदाय करने के लिए सक्षम हो, अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। अब आप उसमें देखना है संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है बताना है, क्या आवश्यक नहीं है हमको बताना है। 35 में मध्य प्रदेश विभाजन 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। के लिए आवश्यक नहीं है, संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है बताइए। 35 का डी कहा रोमिका ने और पूजा ने और आरती ने, नहीं आरती ने नहीं कहा, अभी आरती ने कहा है। आरती, पूजा, रोमिका, स्वाति, बिल्कुल सही। अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो, यह आवश्यक नहीं है। बाकी व्यक्ति स्वस्थ हो, वयस्क हो, समुदाय करने के सक्षम हो, सारे के सारे गुण होना चाहिए। क्या आवश्यक नहीं है वो ये नहीं है। ओके, संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरणीय संपत्ति, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। अंतरण का प्रयोजन विधिमान होना चाहिए। 36 क्या आवश्यक नहीं है? यूपी सिविल 2006, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2010। कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? 36 का सी कहा है ईश्वर ने, भूमिका ने और आरती ने। यस, 36 का डी सी ही है। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है? डॉक्टर व मरीज का, ग्राहक व दुकानदार का, अधिवक्ता व वकील का, मालिक व नौकर का। अब इसमें है कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है? डॉक्टर, मरीज, ग्राहक व दुकानदार, अधिवक्ता, वकील, मालिक व नौकर। बताइए। 37
उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016। कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण प्रभावित करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है? अच्छा, रोमिका ने कह दिया वकील है ना, इसलिए कह दिया उसने अधिवक्ता मुवक्किल। अरे पर अनुचित प्रभाव देखो, डॉक्टर व मरीज का हो सकता है, मरीज डॉक्टर से इलाज करा रहा है, ठीक है, तो यहां पे वो अनुचित प्रभाव में आ सकता है। ग्राहक व दुकानदार, अधिवक्ता मुवक्किल भी एक बार उसके प्रेशर में आ सकता है, अधिवक्ता के। मालिक और नौकर के में, मालिक के प्रेशर में नौकर आ सकता है, लेकिन ग्राहक व दुकानदार के में देखा जाए तो दुकानदार ग्राहक को प्रेशर में नहीं ला सकता है। तो 37 का बी आंसर इज करेक्ट। नाउ यस, 37 का बी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? अंधा नहीं है सक्षम, क्या अवयस्क नहीं है, क्या लंगड़ा नहीं है, क्या साधु नहीं है? बताइए जल्दी से। 38 कौन सक्षम नहीं है? उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2008। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? भरत ने भी कहा 37 में भी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, है ना, सॉरी ना थैंक्स, सब चलता है ना, कोई बात नहीं। हंसते रहना चाहिए, कभी कभी हंसना चाहिए। वो कभी कभी कोई जोक करे आपको हंसाने के लिए और जोक पे हंसी नहीं आ रही तो भी हंसो। हंसने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। पता, हंसना जो है मांसपेशी अपने चेहरे के लिए सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कभी पैरालाइज नहीं हो सकता चेहरा, शरीर। आप हंसते रहिए, खुश रहिए। 38 का सी बिल्कुल सही कहा है। दुबे ने, हमारे ईश्वर ने, आरती ने और पूजा ने, भरत ने, एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्योंकि अवयस्क मतलब वही जो माइनर है और माइनर संविदा करने के लिए अक्षम है, तो यहाँ पे भी अक्षम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है? 11, 10, 9, 8। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 39 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012। कितने अपवाद हैं? 6 में कितने अपवादों का उल्लेख किया गया है? सेक्शन 6 में कितने अपवादों का उल्लेख किया गया है? सेक्शन 6 में कितने अपवादों का उल्लेख किया गया है? और 39 का सी कहा है आरती ने। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, 39 बिल्कुल 10 अपवाद हैं, बिल्कुल सही है। 10 अपवादों के बारे में बात की गई है सेक्शन 6 में। जस्ट वेट। ओके, ये 10 अपवाद दिए हैं उसमें, का से लेके झा तक और ए से लेके आई तक। ओके, 10 अपवाद हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा फटाक से बता देता हूं मैं। 1882 की धारा 7 में अंतरण करने, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। धारा 6 को 10 अपवाद दिए गए हैं और उसको अपन अब यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं रहने देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? 6 में, 8 में, 7 में और 9 में किस धारा में संपत्ति अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? बताइए। 40 यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2013 में। किस सेक्शन में दी गई है? आशीष ने कहा 39 में 10, ठीक है, हो गया। 40 का आंसर तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का फास्ट आंसर दिया जाए। किस सेक्शन में संपत्ति अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? 40 का बी कहा, सेक्शन 10 में। आरती ने कहा है, वेरी फास्ट आरती। पूजा, ईश्वर, बिल्कुल सही, एकदम सही। सेक्शन 7 में परिभाषा दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, 7 में परिभाषा दी गई है। सेक्शन 7 में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है और 40 का 7 सही है आशीष।
संपत्ति अंतरण की अधिनियम की धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो, वह व्यक्ति वयस्क हो, वह व्यक्ति स्वच्छित हो, वह व्यक्ति समुदाय करने में सक्षम हो। अधिक संपत्ति का अंतरण करने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं है आपको बताओ जल्दी से। 41 अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर भी मैंने दिया था। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आवश्यक नहीं है, क्या क्या आवश्यक है वो तो हमको पता है, क्या आवश्यक नहीं है वो भी पता है। बताइए जल्दी से। 41 का एक आरती ने वेरी फास्ट आरती बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो, यह आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। ईश्वर ने भी कहा 41 का ये, और आरती ने भी कहा 41 का, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ आशीष जी कह रहे हैं 41 का ये, भारत ने भी कहा 41 का ये। यस 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 यस। 42 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है। धारा 5 में, धारा 8 में, धारा 7 में, धारा 9 में, बताइए। 42 यूपी सिविल जज 2015, 2016, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014। (42) का आंसर दिया है आरती ने डी। बहुत बढ़िया आरती। सेक्शन 9 बिल्कुल सही। धारा 9 के अनुसार हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, ठीक है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना मौखिक किया सकता है। मतलब ओरली भी वहां पे संपत्ति का अंतरण किया सकता है। अभिव्यक्त माने डायरेक्टली उसको अपेक्षित नहीं किया गया है, तो उसमें डी आंसर बिल्कुल सही है। धारा 9 के अंतर्गत 42 का डी बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? 8, 10, 9, 11। अभी अपन ने क्वेश्चन देखा, वही क्वेश्चन का आंसर है, सेम टू सेम आंसर दीजिए। 43 का मध्य प्रदेश हाई जस्टिस सर्विस फिल्म 2017 में आया था। मौखिक अंतरण ओरली ट्रांसफर किस सेक्शन के अंतर्गत हो सकता है? 8 के अंदर, 10 के अंदर, 9 के अंदर, 11 के अंतर्गत। 42 का आशीष ने दिया 9, ठीक है। 42 का है, 42 का डी नहीं था, 42 का हाँ डी था, हो गया था ना। 42 का तो हो गया ना डी। अब 43 का देना है बी। ओके, पूजा ने कहा, ईश्वर ने कहा, भरत ने कहा 43 का बी बिल्कुल सही है। सेक्शन 9 इज करेक्ट। और चेतना भी कहा 43 का बी। अंजलि खत्री भी कह रही हैं सेक्शन 9 बिल्कुल सही है बेटा अंजलि। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 विधि द्वारा अभिव्यक्तता अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। गलत है, सही है। केवल लिखित के द्वारा ही अंतरण संभव है। पक्षकारों की सहमति से मौखिक भी अंतरण हो सकता है। आपको देना है आंसर सही। 44 यह आया था यूपी सिविल जज 2015 और छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ 44 का आंसर दिया है आप लोगों ने, बी दिया है आरती ने। वेरी फास्ट आरती, और राइट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने ऐसा देख लिया। सेक्शन 9 कहता है कि विधि द्वारा अभिव्यक्ता अपेक्षित के बाद संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया सकता है। अपन देख चुके हैं अभी। बिल्कुल सही। ईश्वर, अंजलि और भरत और आरती बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 सही उत्तर बताइए। का अपनी कृषि भूमि खा को बेचता है इस शर्त के साथ कि खा भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता। अंतरण शून्य है, शर्त शून्य है, अंतरण वैध है। अंतरण बी एवं सी, उपर्युक्त बी एवं सी बिल्कुल सही। अब आपको आंसर देना है 45 का। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ क्या खत्म हो गया टाइम वहां पे? चलो जल्दी बताओ आंसर। 45 का सी कहा है आरती ने, और भी सब लोग कहें कुछ कुछ। पूजा ने कहा 45 का डी, अंजलि ने कहा 45 का डी, ईश्वर ने कहा 45 का डी। डी इज करेक्ट आंसर। उपर्युक्त बी एवं सी बिल्कुल सही हैं। अंतरण तो वैध है लेकिन शर्त शून्य है।
अंतरण तो वैध है लेकिन शर्त शून्य है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। मौखिक अंतरण के बारे में, सृष्ट हित के विरुद्ध निवर्तन के बारे में, अन्य संक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्त के बारे में, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर टाइम इज नाउ 46। ये आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2015 में। संपत्ति अंतरण की धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। 46 का सी कहा है भरत ने, आरती ने, पूजा ने और आकाश ने। बिल्कुल सही, एवरीबडी इज करेक्ट। अन्य संक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्त के संबंध में धारा 10 प्रावधान करती है। बिल्कुल सही, अंजलि ने भी कहा, आकाश ने भी कहा है। 1 मिनट में प्रावधान बताता हूं मैं आपको। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जहां की संपत्ति शर्त या मर्यादा के अंतर्गत अंतरित की जाती है, जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनित करने से आत्यंतिकता अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा के जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू, मुसलमान या बौद्ध ना हो या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान में उस संपत्ति को या उसमें के अपने लाभप्रद हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति ना होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। संपत्ति अंतरण 47 ही देखा था ना मैंने अभी, आप 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। संपत्ति को व्ययनित करने से अवरुद्ध करने वाली शर्त दी गई है 9, 10, 11 और 12 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इधर राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ 48 का आंसर दो। यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008 में। आरती कह रही है बी सेक्शन 10। 48 का भी बिल्कुल सही है, सेक्शन 10। अच्छा एक चीज और, अभी अपन सेम क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर देने में आसानी होती है, लेकिन जब मिसलेनियस आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में तो वहाँ पे सावधानी से ध्यान से पढ़ के आंसर देना। अभी तो हमको सबको पता है कि एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अपन आंसर आसानी से दे देते हैं। आशीष कह रहे हैं टी 48 का डी नहीं है आशीष, 48 का बी है, बी इज करेक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वैध शर्त नहीं है? परिवार के बाद संपत्ति विक्रय न करने की शर्त, अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त, किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को विक्रय न करने की शर्त, और पट्टे की शर्तें। पट्टा गृहीता अपनी पट्टी की संपत्ति को उपपट्टे पर नहीं देगा। कौन सी वैध शर्त नहीं है यहाँ बताना है। जो शर्त वैध नहीं है उसके बारे में बात करनी है। 48 का भी सही है आशीष, ठीक है। 49 का आंसर दीजिए फास्ट। यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2014 में। धारा 10 के अंतर्गत इनमें से कौन सी शर्त वैध नहीं है सेक्शन 10 के अनुसार? का क्या कहा है? 49 का बी कहा है आशीष ने, अंजलि कह रही 49 का सी, 49 का डी, 49 का सी। अंजलि ने कहा 49 का बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर, 49 का बी बिल्कुल सही है। अन्य संक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्त, जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्यनित करने से आत्यंतिकता अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा में कि जिसमें कि वह शर्त पट्टा करता है उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध ना हो या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपनी विवाहित स्त्री के दौरान उस संपत्ति को या उसमें के अपने फायदा पर हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति ना होगी, है ना। तो यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही है कि अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त जो है वैध शर्त नहीं है। 49 का बी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50।
तीन भाइयों को के एक संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा किया गया और साथ ही यह निश्चित किया गया कि यदि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। यह शर्त संपत्ति अंतरण के अंतर्गत अवैध है। निजी संपत्ति के संदर्भ में यह शर्त वैध है, पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में शर्त वैध है। उपरोक्त समस्त कथन असत्य है। आपको आंसर देना है। 51 मध्यप्रदेश विभाजन 1989। (51) का आंसर देना। 51 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। मध्यप्रदेश विभाजन 1989 में क्वेश्चन आया था 50 का सी। आपने क्या दिया है आंसर? 50 का सी दिया है। पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध है। ए आंसर इज करेक्ट है इसका। 50 का ए आंसर है। ए है, अवैध है। भाई क्या है कि तीन भाइयों के एक संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा किया गया, साथ ही यह निश्चित किया गया कि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, ठीक है, परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। ये सही नहीं है, इसलिए उसका अवैध हो गया। क्या कह रहा है? संपत्ति अंतरण की धारा 10 के अंतरण में अवरोध बारी शर्तों को अवैध घोषित करती है, किंतु न्यायिक विषयों में पारिवारिक बंटवारे की स्थिति में संपत्ति अंतरण के में आंशिक अवरोध को मान्यता दी गई है। उपरोक्त समस्या में भी यद्यपि पारिवारिक बंटवारा है, फिर भी चूंकि संपत्ति के अंतरण में पूर्ण अवरोध लगाया गया है, अतः संपत्ति अंतरण पर शर्त अवैध हो जाएगी। पूर्ण रोक लगा दी ना कि वो भाई बेचेगा ही नहीं, छोड़ देगा, है ना, इसलिए वो अवैध हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेगा। भाई ये तो कोई दिक्कत है, ये तो सही बात है। तो यह शर्त वैध है, तो यह शर्त अवैध है, यह शर्त अनावश्यक अतिरिक्त है, उपरोक्त समस्त अवैध है। बताइए। मध्यप्रदेश विभाजन 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई बात नहीं, सॉरी मत करो ईश्वर, कुछ नहीं होता, सॉरी नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहां हम कोशिश कर रहे हैं अपन कि हम सीखें, नहीं आता तो सीखें, आता है तो अच्छी बात है। और पूजा सीखने का 51 का ए, तो यह शर्त वैध है, बिल्कुल सही है, ये शर्त वैध है, ये शर्त वैध है क्योंकि ये आत्यंतिक नहीं है और उसमें उसने यही कहा है विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं करे बल्कि अपने परिवार में ही कर दे, तो ये शर्त तो लगाई जा सकती है। सेक्शन 10 इसके बारे में बात करता है कि अन्य संज्ञाओं पर लगाई गई शर्त आत्यंतिक नहीं है और वे अपनी संपत्ति का विक्रय अत्यंत अपरिचित व्यक्ति के अलावा कर सकते हैं। मतलब अपरिचित व्यक्ति को ना करके अपने परिवार या किसी के अपने रिश्तेदार में किसी को करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि खत्री ने भी कहा ये 51 का ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता है। विक्रय विधिमान है कि दूसरा शून्य है, शून्य है, विधि विरुद्ध है, शून्य करनी है। तो राइट आंसर टाइम स्टार्स नाउ 52 का आंसर देना है आपको। और ये आया था आपका उत्तर प्रदेश सिविल 2003 में। (52) का ए आंसर दिया है, आशीष ने दिया है, आरती ने दिया 52 का ए। बिल्कुल सही आरती, बिल्कुल सही कहा आपने। 52 का बी नहीं है, 52 का ए है। अंजलि ने भी सही कहा, पूजा ने भी सही कहा, ईश्वर ने भी सही कहा। आशीष 52 का ए है, विधिमान्य है किंतु शर्त शून्य है। भाई उसने कहा मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय कर दिया उसने कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा, तो विक्रय तो सही है, विधिमान हो गया, किंतु शर्त जो है वो शून्य है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है आशीष। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। का देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं किंतु इसे केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह शर्त है, विधिमान्य है, अनियमित है, शून्य है, शून्य करनी है। का एक ग्रह खा को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं किंतु उसे केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह शर्त विधिमान्य है, अनियमित है, शून्य है, शून्य करनी है। तो राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ 53। उत्तराखंड पीसीआई जूनियर फिल्म 2012
53 का बी, बिल्कुल सही कहा पूजा ने, 53 का बी है, शून्य है। क्यों कहा शून्य क्यों है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, अतः विक्रय को पूर्ण एवं आत्यंतिक एब्सोल्युटली होना चाहिए। विक्रय के साथ कोई निर्देश या शर्त धारा 10 के अनुसार शून्य हो जाएगी। इसे धारा 10 कहती है कि वो सेक्शन 10 के अनुसार शून्य हो गई। सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो 53 का बी आंसर किसने दिया है? अंजलि ने, पूजा ने, और भरत दुबे कह रहे हैं 52 का ए इज करेक्ट आंसर। भरत, ईश्वर ने भी कहा 53 का बी। नाउ बी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। का अपनी संपत्ति का अंतरण खा को इस शर्त के साथ करता है कि खा उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का अंतरण शून्य है, शून्य करणीय है, अवैध है, विधिमान है, परंतु शर्त शून्य है। आपको आंसर देना है सही 54 का। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 कैसा है ये क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 54 का ए शून्य है। खा अपनी संपत्ति का अंतरण खा को इस शर्त के साथ करता है कि खा उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का अंतरण अंजलि कह रही है 54 का ए डी इज करेक्ट आंसर। विधिमान्य है परंतु शर्त शून्य है। कैसा है? विधिमान्य है लेकिन शर्त कैसी है? शून्य है। उसके बारे में प्रावधान करता है सेक्शन 10। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के प्रभाव से अंतरण विधिमान्य है किंतु शर्त चूंकि पूर्ण आत्यंतिक प्रतिबंध लगाती है अतः अंतरण कभी किसी को नहीं करेगा, अतः शर्त शून्य हो जाएगी। 54 का डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है। नाउ आज के क्वेश्चन अपने समाप्त हो गए हैं, तो अपन को स्ट्रीम यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मिलते हैं कल 9 बजे, है ना। और जो नए हैं उनको जानकारी के लिए होना चाहिए कि अभी तक अपने जो सब्जेक्ट हो गए हैं आईपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस, उनको आप देखें, उनके वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। वीडियो का रूप लेके आपके यूट्यूब पे बने रहते हैं, इनका उपयोग करके आप अपनी तैयारी में मदद ले सकते हैं ना। और इसके अलावा अभी अपने कहाँ तक कहा था मैंने? सेक्शन 53 तक ए तक देख लिया आपने, तो अभी सेक्शन 53 ए तक ही देखें और चाहे तो ज़्यादा भी देख सकते हैं। तो इनको सेक्शन को देखें और कोशिश करें कि सेक्शन के हेड सहित इनको याद कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अच्छा, और दूसरा जो नए हैं उनको नई जानकारी होगी, अपनी क्लास 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक चलती है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल। नमस्ते, आपसे बेटा।